वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ड्यू लेसन 3। नेम ऑफ द लेसन ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इट इज़ मीन दैट ग्लिम्स का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? झलक। झलक यानी किसी भी चीज़ का एक शॉर्ट व्यू ऑफ द पास्ट यानी विच दैट हैड गॉन, विच टाइम दैट हैड गॉन, वो टाइम जो चला गया है। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इन दैट टाइम, इन इट इज मीन दैट इन हिस्टोरिकल टाइम। ये सम लाइन्स आर गिवन in your book before you read. Here are some pictorial glimpses. Before you read, these are some lines. Here are some pictorial glimpses of the history. यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन्स लिखी गई हैं पिक्टोरियल ग्लिम्सेस यानी विच आर रिमार्केबल एंड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। स्टोरीज आर टोल्ड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 से लेकर के 1857 तक ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम्स। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इस पूरे लेसन में, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर एवरीथिंग्स इज डिस्क्राइब विल हेल्प यू क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, यानी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रूफ होती हैं या क्लियर होती हैं। जैसे हम पिक्चर को देख करके बहुत कुछ हमें समझ में आता है, यानी कि पिक्चर को देख के डिस्क्राइब करना। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर राइट समथिंग। स्पीच बबल्स यानी कुछ बोला गया हुआ होता है, स्पोक आउट यानी कुछ बोला गया हुआ होता है। विल हेल्प क्लैरिफाई और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट led to the event known as the first war of independence in 1857। वो conditions जो some events which were remarkable and first world war was independence in 1857 and first world war was held in 1857। ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है द मार्टायर्स। मार्टायर्स यानी हु सेक्रीफाइस द फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, जो देश की आज़ादी के लिए अपने आप को के प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट लेटर में लिखा गया है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया होता है। फिर इसमें लिखा हुआ है, ये जो इसके क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओ माय कंट्रीमैन, ये एक हिंदी सॉन्ग है जिसका जो बिगनिंग लाइन है, शुरू की लाइनें हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ओ माय कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू, तो लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एंड रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडिया मार्टायर्स। और ज़रा याद करो भी उनको जो देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, जो देश के लिए उन्हें कुर्बानी दे दी है। हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ, रिकॉल दैट फ्रीडम फाइटर्स। एंड लता मंगेशकर इज स्टैंडिंग, एंड उनके बगल में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके बगल में ये दिखाई पड़ रहे हैं कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, फिर इंदिरा गांधी हैं, ये बैठे हुए हैं। और लता मंगेशकर जी जो एक वेल नोन सिंगर है, वो ये गाना गा रही होती हैं। इसके नीचे एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स का फोटो बना हुआ है। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं। इस तरह से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का फोटो है जो हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ। फिर सेकंड नंबर पे आता है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। ये सेकंड नंबर पे है कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो कैसे कॉन्क्वेस्ट यानी उनने कैसे विक्ट्री यानी विजय हासिल की। 1757 से 1849 ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम।
With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. weapons का मीनिंग क्या होता है? WEAPON, ये एन टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट होता है. एन इंस्ट्रूमेंट एक तरह का एक औजार होता है जिसकी हेल्प से विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, यानी अपने सुपीरियर वेपन्स की हेल्प से जो ब्रिटिशर्स थे उनने क्या किया? अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया. एक्सटेंडिंग यानी अपना बिजनेस पूरी तरह से एक्सटेंड कर रहे थे, यानी बढ़ा रहे थे, स्टैब्लिश कर रहे थे. इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18th सेंचुरी के टाइम पे हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मजबूत हथियार का यूज करके वो अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे. नीचे ये मैप दिख रहा है, ये मैप दिख रहा है जिसमें येलो पार्ट है और ये पिंक पार्ट है. तो जो येलोइश दिख रहा है वो कौन सा पार्ट है? इंडिया का है. और ये ब्रिटिश टेरिटरी का है. जो पिंक कलर वाला है वो किसका है? ब्रिटिश टेरिटरी का है, यानी कि ब्रिटिशर्स का है. तो ये हमें समझ में आता है कि अभी हमारी कंडीशन क्या है. हमारा जो एरिया है वो बहुत अधिक मात्रा में है और ब्रिटिशर्स का बहुत कम मात्रा में है, लेकिन धीरे धीरे एकदम अगेंस्ट होता है और फाइनली क्या होता है कि हम बहुत कम में रह जाते हैं. यानी जो पिंक वाला पार्ट है वो इंडिया का हो जाता है और जो येलो वाला पार्ट है वो ब्रिटिशर्स का हो जाता है, एकदम अगेंस्ट हो जाता है. फिर इसके बगल में ये दिया हुआ है, प्रिंसेस का पिक्चर दिया हुआ है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. हमारे यहाँ की कुछ प्रिंसेस यानी कुछ राजा लोग ऐसे थे कि बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, यानी थोड़े टाइम के लिए सोचने वाले थे. यानी नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर व्हाट विल हैपन. आगे के लिए बिल्कुल नहीं सोचते थे. दूरगामी यानी फॉर साइड, यानी आगे के लिए वो बिल्कुल नहीं सोचते थे. इमीडिएट बेनिफिट के बारे में वो सोचते थे. और उनका क्या, उनका जो मेंटालिटी था वो किस तरह का था? दैट अफसर्ड राजभोग नाम की कोई एक किंग थे, वो उनका क्या मानना था कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट को बुलाओ, यानी अंग्रेज़ों को बुलाओ. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. यानी वो ऐसे थे, हमारे यहाँ के जो प्रिंसेस थे, किंग थे, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे. उनका ये मानना था कि इंग्लिश मर्चेंट हमारी हेल्प करेंगे और हम लोग वो आपस में ही लड़ते रहते थे. उनका इंग्लिश मर्चेंट को वो सोचते थे कि ये बहुत अच्छे हैं और ये उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बाहर से जितने अच्छे बनते हैं वो अंदर से उतने अच्छे नहीं हैं. और वो अपनी टैलेंट का यूज करके जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ के इंडियंस को आपस में लड़ा करके और फिर उसके मौके का वो फ़ायदा उठाते थे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. किसी तरह की कोई शांति नहीं थी और लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे. यानी हमारे यहाँ के आपस में ही वो देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी. किसी तरह की कोई यूनिटी नहीं थी हमारे इंडियंस में. और ब्रिटिशर्स का तो ये पॉलिसी था कि फूट डालो और शासन करो. उनका एक नीति था कि आपस में लड़ाओ और फिर उसका फ़ायदा उठाओ. फिर ये नेक्स्ट नीचे का एक और व्यू दिया हुआ है. रिवालरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट शुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. रिवालरीज यानी हमारे एनिमिटी. रिवालरीज का मीनिंग क्या होता है? रिवालरीज यानी हमारे यहाँ के जो एनिमी थे. रिवालरीज यानी एनिमिटी. ये जो रिवालरीज थे यानी हमारे यहाँ के ही हमारे नेटिव के ही रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे. और वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि हमारे इंडियंस को सबड्यू यानी हरा करके अब वो वन बाय वन करके हराते गए और अपना पैर जमाते गए. ए फॉर्सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर. और एक फॉर्सिंग रूलर यानी दूर के बारे में सोचने के लिए, यानी दूरगामी, जो कि दूर के लिए सोचते थे, फ्यूचर टाइम के लिए सोचते थे, उनका नाम जो कि मैसूर के टीपू सुल्तान थे. वॉट द ब्रिटिशर्स स्टिल डाइड फाइटिंग. वो ब्रिटिशर्स थे लास्ट तक लड़ते रहे. ही स्टार्टेड
फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स टिल द लास्ट ब्रेथ। लास्ट यानी अंतिम सांस तक वो ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते रहे। फिर ये लास्ट में एक सबसे लास्ट का ये व्यू है, इसमें क्या लिखा गया है कि थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कंट्री में क्या है, शांति है। देयर इज़ पीस एंड कॉमनेस इन आवर कंट्री एंड देयर वाज नो लूट ठग। किसी तरह का कोई लूट पाट ठग नहीं है, ऑनेस्ट ना कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। इस तरह से वो थैंक गॉड कहते हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट। हमारे इंडियंस का कैसा रिएक्शन था ये कंक्वेस्ट, यानी ये जो ब्रिटिशर्स जैसा बिहेव करते थे हमारे इंडियन के प्रति, तो उनका क्या इंटरेक्शन था, उनका क्या रिप्लाई था, क्या उनका मानना था। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स। कुछ इंडियन तो ये मानते थे कि ये गॉड की मर्जी से हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अच्छा है जो है, ईश्वर को यही मंजूर था। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारी डेस्टिनी उनसे जुड़ गई है। डेस्टिनी यानी हमारा फेट, भाग्य, लक, हमारा लक उनसे जुड़ गया है, यानी हम अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंडेड हो गए हैं या हम उनसे लिंक्ड हो गए हैं, हम उनके कॉम्प्लीमेंट हो गए हैं। इस तरह से वो उनका ये मानना था कि ठीक है जो है, लड़ाई चल रही है तो हमारी वो अपने आप में ये सेटिस्फेक्शन अपने आप को देते थे कि अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारी डेस्टिनी उनसे जुड़ गई है, हम उनसे पूरी तरह से जुड़ गए हैं, हमें उनके साथ ही जीना मरना है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेट्रोन और किंग्स। बहुत सारे इंडियंस को ये वाइट मैन मतलब जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे, उनने हमारे यहाँ के इंडियंस को किल कर दिया था। एंड डेथ्रोन्ड आवर किंग्स, और हमारे यहाँ के जो किंग थे उनको डेथ्रोन यानी कुर्सी से बाहर कर दिया था। उनका जो पद था, जो उनका डेजिग्नेशन था, उसको हटा दिया गया था, उनकी कुर्सी छीन ली गई थी। डेथ्रोन यानी उनकी चेयर से बाहर कर देना, यानी सिंहासन से हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ ऑल लैंड। ये हमारे यहाँ के जो इंडियंस थे उनकी लाइन है, ये कही गई है कि कुछ जो किंग थे वो अच्छे नहीं थे या इतने भी अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर द किंग ऑफ दिस लैंड। वो हमारे इस नेटिव के ही प्रवासी हैं, यानी हमारे यहाँ के ही रहने वाले हैं। नाउ वी हैव बिकॉज शेप्स ऑफ फॉरगिवनेस। इस तरह से हमें उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, यानी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ये 3rd नंबर है, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल, कैसे वो रूल करते थे हम लोगों के ऊपर, कैसे क्या क्या शुरू करना, उनकी जो बिगनिंग में वो कैसे क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं और लास्ट में उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसमें ये कुछ रिलीजियस लीडर्स यानी कुछ धार्मिक नेता थे, वो फेथ इन रिलीजन, जो रिलीजन पे यानी धर्म पे कूट कूट कर भरोसा करते हैं। रिलीजन लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज। उन्होंने अनटचेबिलिटी पे जोर दिया और चाइल्ड मैरिज पे जोर दिया, यानी उनने ये कहा छुआछूत की भावना को उनने बढ़ावा दिया कि कौन सुपर कैटेगरी का है, कौन नीचे का मिंट कैटेगरी का है। इस तरह से ये सारी भावना उनने अराइज की, लोगों के मन में क्रिएट की। चाइल्ड मैरिज यानी मैरिज बिफोर द 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से पहले मैरिज होना यानी बाल विवाह होना। इस तरह से ये जो सोशल इविल्स थी यानी कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उनको उनने बढ़ाया। एनीवन हु क्रॉसेस द लैंड, और उन्होंने ये तक कहा एनीवन हु क्रॉसेस द लैंड दे हैव टू लॉस हिज रिलीजन। और जो समुद्र को क्रॉस करेगा, समुद्र के पार जाएगा, उसे अपना रिलीजन खोना होगा, उसे अपना धर्म चेंज करना होगा। और ये इसके बगल में एक ये लाइन भी लिखी गई है कि ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द वुमेन। इस दुनिया में जो दुख का कारण है वो वुमेन है। पता नहीं उनने कैसे लिख दिया ये लाइन, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है कि ऑल द मिजरीज आर का जो रीजन है वो वुमेन बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा है तो अनदर हैंड ये भी है कि सक्सेस ऑफ एवरी मैन लाइज इन द हैंड्स ऑफ वुमेन। किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो हमेशा होता हुआ आया है आज तक, वुमेन का हाथ हमेशा होता है किसी भी पुरुष की
को सक्सेस होने में, लेकिन ये तो एक कंट्राडिक्ट है, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, विरोधाभास में लिखा गया, अपवाद के रूप में है कि ऑल द मिजरी इज ड्यू टू द वुमेन। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस सेल्फ रेस्पेक्ट। सत्य बात तो ये थी, फैक्ट ये था कि हमारे यहाँ के जो इंडियन थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी उनका कोई भी आत्मसम्मान नहीं था, स्वाभिमान जिसे कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी सेल्फ प्रेस्टीज भी कहते हैं। स्वाभिमान यानी कि एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान। अभिमान क्या होता है? एक प्राउड होता है, लेकिन स्वाभिमान क्या होता है कि जिसमें हमें अपने, हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हमें उससे नीचे नहीं जाना है। और हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन शुड शेव और प्रोटेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। सबको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का रखना चाहिए, यानी रक्षा करनी चाहिए, सबको अपना स्वाभिमान बनाकर रखना चाहिए। द ब्रिटिश स्कॉन्ड द इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स थे इतने क्रूएल थे, इतने मर्सीलेसली बिहेव करते थे हमारे इंडियंस के प्रति। हमेशा वो स्कॉन्ड, SCORNED, स्कॉन्ड यानी कंडेम्ड। इसका जो अनदर मीन है वो क्या है? कंडेम्ड यानी क्रिटिसाइज भी होता है। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना या बुराई करना। तो स्कॉन्ड का अनदर मीन ये भी होता है। तो वो हमेशा हमारे इंडियंस को नीचा दिखाते थे, यानी कभी भी छोड़ते नहीं थे बुराई करने में, बहुत ज़्यादा क्या करते थे? डिसरिस्पेक्ट करते थे, नीचा दिखाते थे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। क्योंकि मर्चेंट यानी व्यापारी होता है, उनका जो इंटेंशन था वो इस्टेब्लिश द बिजनेस को पूरी तरह से फैलाना था। तो वो उनके अंदर बिजनेस वाला क्वालिटी था। इंटेंशन उनका क्या था? बिजनेस को स्प्रेड करना, यानी उसको इस्टेब्लिश करना। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स विथ हैवी टैक्सेस फॉर्म्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। और वो उनका क्या था कि बहुत जल्दी लाभ कमाना। क्विक प्रॉफिट्स यानी तुरंत इमीडिएट बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, ऐसा उनका इंटेंशन था। और वो हैवी टैक्सेस, हमारे यहाँ के जो किसान थे यानी इंडिया के जो फार्मर्स थे, वो जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उससे वो कर, भारी मात्रा में कर वसूल करते थे, यानी टैक्सेस लेते थे। हैवी टैक्सेस अबंडन देयर फील्ड्स बट योर men are taking all my crop। और यहाँ तक वो ये भी कहते थे कि अभी वो हमारी कुछ फसल भी बाकी है। तो वो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे वो फसल भी लेते थे, टैक्स भी लेते थे, और यहाँ तक कि ये भी कहते थे कि अभी हमारा बहुत कुछ बाकी है। इफ़ यू विल नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल पुट इनटू द प्रिजन। यदि नहीं दोगे तो नेक्स्ट वीक तक हम तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे, ऐसा वो मतलब धमकी भी देते थे। बट योर men are taking all my crop, you are still in arrears मतलब अभी भी उनका कुछ बचा हुआ है। if you don't pay next week I will send you to jail। Still the British invented other method which gave them more profits। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनने बहुत सारे इन्वेंटेड अदर मेथड यानी मेनी टाइप ऑफ वेज उनने अपनाया, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट दे सके। तो यानी उन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए उन्हें बहुत सारे हथकंडे अपनाए। दे यूज सो मैनी वेज टू टेक मच प्रॉफिट। इनोवेटिवली इंडियंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakh lives are gone, died with starvation। यानी इनोवेटिवली फेमाइन्स फॉलोड, और इससे फेमाइन मतलब लैक ऑफ फूड, खाने की कमी होना, यानी भूखमरी होना, रोटियों के लाले पड़ना, लैक ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन। तो 1822 से 1836, फ्रॉम 1822 टू 1836 15 लाख पीपल डाइड। 15 लाख लोगों की जान चली गई ड्यू टू द स्टारवेशन, डाइड विद स्टारवेशन, भूख से, यानी रोटी ना मिलने से, यानी रोटी भी नसीब नहीं हुई थी, और इससे 15 लाख लोगों ने अपनी ज़िंदगी से
चले गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी, उन्हें ruined यानी ruined, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ruined? RUINED। ruined यानी किसी चीज़ को डैमेज या डेस्ट्रॉय, ख़राब कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। तो उनने हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट आर्टिशियंस थे, यानी कलाकार थे, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट या उनका शिल्प कलाकार या हथकरघा जो हाथ से बनाते थे, हथकरघा उद्योग चलाते थे, मूर्ति कला, यानी बहुत सारे आर्टिशियंस थे हमारे यहाँ। इन सबको उनने क्या कर दिया था? ruined यानी बर्बाद कर दिया था। इट स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड देयर अदर मेथड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंग्लैंड। और वो माल, वो सामान जो इंग्लैंड में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जिसका प्रोडक्शन होता था, एंड हैवी टैक्सेस नॉट टेकन, इम्पोर्ट ड्यूटी वाज आल्सो नॉट टेकन देयर। वहाँ पे कोई भी वहाँ जैसा कि इंग्लैंड में कोई भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जब वो वहाँ से हमारे यहाँ इंडिया लाया जाता था, तो नॉट एनी काइंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज, किसी तरह का कोई आयकर नहीं लगाया जाता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बेनाइन टू क्रिपल आवर इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ के बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज को क्रिपल का मीनिंग क्या होता है? अपंगु। हिंदी में क्या होता है? अपंगु। तो ये हमारे यहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को क्रिपल कर दिया था। क्रिपल का मतलब होता है अपंगु, यानी पूरी तरह से उसको, इसका भी मीनिंग यही होता है कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, डैमेज कर दिया था, और यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी वर्कशॉप चलने की कंडीशन में नहीं थे। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, राम मोहन रॉय, हु वाज द सोशल रिफॉर्मर। एवरीवन नोज द नेम ऑफ राम मोहन रॉय। 1772 to 1833, this period of time he had done a great improvement. राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal। राम मोहन रॉय एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जो बंगाल से थे, और he understood very well what was going wrong with the इंडियंस के साथ हमारी कंट्री में क्या गलत हो रहा है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता था। लेट्स नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स। वो अपने आप से कहते हैं कि हम सबको अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस किसी से कम नहीं हैं। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। हमारी जो प्राचीन कला है वो बहुत महान है, जो प्राचीन विरासत है वो बहुत ही अपने आप में पवित्र है, महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम बहुत सक्षम हैं, बहुत कैपेबल हैं, यानी वी आर एबल टू डू ग्रेट थिंग्स। वो महान से महान काम करने के लिए ग्रेटर अचीवमेंट, और हम महान से महान उपलब्धि ले सकते हैं, यानी कुछ भी हम पा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने समाज को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवेयर आवर सोसाइटी। इट इज़ श्योर दैट वी सक्सेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। एंड रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सुपरस्टिशन हैव ruining us। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, अनऑर्थोडॉक्स। हमारी सोसाइटी में बहुत सारा सुपरस्टिशन यानी ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास है, जिसके कारण हम पीछे रह जा रहे हैं। आज भी हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, बहुत अंधविश्वास के नीचे दबा हुआ है, जिससे हम जैसा चाहे वैसा हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा है, ये दीज लाइन्स आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। ये जो काउच का कलर है वो डिफरेंट है, लेकिन बट देयर मिल्क इज़ द सेम। इसका मतलब ये है कि सारे, जैसे हिंदू वर्शिप इन द टेम्पल,
एंड मुस्लिम वर्शिप इन मॉस्क एंड क्राइस्ट इन चर्च। इस तरह से सबका अलग अलग गॉड है, यानी उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भगवान के नाम होते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से सबका जो मंजिल है वो एक ही है, बस नज़रिया अलग है, यानी निगाहें अलग अलग हैं, यानी उसको कि कहने का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग इज़ इक्वल, मीनिंग एक जैसी है, बस अलग अलग भगवान के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो इसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन इज़ द सेम। सब रिलीजन का जो मतलब है वो वही है, जो बाइबल में कहा गया वही रामायण में कहा गया, वही गीता में कहा गया, वही कुरान में कहा गया। इस तरह से सबका जो इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, यानी राम मोहन रॉय उन्होंने साइंस और मॉडर्न नॉलेज यानी आधुनिक जो जीके जैसा सब्जेक्ट और साइंस पे बहुत ज़्यादा उनने जोर दिया। ही फोकस्ड अबाउट साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने ये भी कहा कि नॉलेज कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल, यानी लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। नॉलेज कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी। He crossed the sea and went to England to see what made to Britishers most powerful. उन्होंने समुद्र को क्रॉस किया, यानी समुद्र की उस पार यानी इंग्लैंड गए, ये देखने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बना रही है। बी एक्सेप्ट यू, ठीक है, बी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर। राम मोहन रॉय ने एक ऐसी कंडीशन रखी, शर्त रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि ठीक है, बी एक्सेप्ट यू इन रूलर, हम आपको अपना शासक एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, तो आपको निश्चित रूप से हमें अपने प्रजा के रूप में ट्रीट करना चाहिए। सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे विषय के अलावा प्रजा से भी होता है, तो यू मस्ट ट्रीट लाइक अ सब्जेक्ट, यानी एक प्रजा की तरह बिहेव करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज ड्यूटीज़, यानी आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आपको अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए। एक अच्छे राजा का एक परम कर्तव्य होता है कि उसे अपने प्रजा की भी पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, यानी राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दिया था। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड टू 1823, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, क्रूएल ब्रिटिशर्स, सस्पिशियस यानी हमेशा डाउट करने वाले, हमेशा संदेह रखने वाले, हम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को लेने से क्या किया, स्टॉप्ड यानी मना कर दिया। ओके, थैंक यू। रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइन I will tell in next video.